अमेरिका इस युद्ध की जैसी तस्वीरें जारी कर रहा है, उससे ये सवाल उठता है कि क्या ईरान के साथ युद्ध अमेरिका के लिए कोई वीडियो गेम की तरह है। आज व्हाइट हाउस ने इस युद्ध पर एक वीडियो जारी किया जो बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह है। इस वीडियो में ईरान पर अमेरिकी सेना के हमले और बमबारी को एक एक्शन सीक्वेंस की तरह पेश किया गया और इसे देखकर लगता है जैसे आप हॉलीवुड की किसी फिल्म का ट्रेलर देख रहे हो। तो आजकल का जो वॉरफेयर है, जो आजकल के युद्ध होते हैं, उसमें हथियार और कैमरे दोनों साथ साथ चलते हैं। ये युद्ध कैसे लड़ा जा रहा है, इस सब के लिए दिखाने के लिए दुनिया को कैमरे लगाए जाते हैं, वीडियो बनाए जाते हैं और फिर वीडियो की जो फुटेज है ये पूरी दुनिया को दिखाई जाती है और हर देश और हर सेना अपने हिसाब से अपना वीडियो बनाती है, जिससे देखकर दुनिया को ये लगे कि वही इस युद्ध में जीत रहे हैं। और अमेरिका ने ये जो वीडियो बनाया है ये बिल्कुल इस अंदाज में बनाया है जैसे किसी हॉलीवुड की एक्शन फिल्म का कोई ट्रेलर हो। ऐसा लगता है कि अमेरिका के लिए अब असली युद्ध भी एक एंटरटेनमेंट बन चुका है, इसलिए अमेरिका इस युद्ध को एक बहुत ही रोमांचक अंदाज में दुनिया के सामने पेश कर रहा है। आपने भी इस तरह के बहुत वीडियोस देखे होंगे, सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियोस काफ़ी शेयर हो रहे हैं और अमेरिका युद्ध की इन तस्वीरों और वीडियोस की बहुत मार्केटिंग भी करता है ताकि पूरी दुनिया को यह संदेश दिया जा सके कि अमेरिकी सेना बहुत मजबूत है और वो अपने हर मिशन में कामयाब होती है। और इसीलिए अमेरिका अपने किसी भी युद्ध या सैन्य अभियान को एक शानदार सबसे पहले नाम देता है। जैसे इस बार अमेरिका ने ईरान पर अपने इस अभियान का नाम दिया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। एपिक फ्यूरी नाम सुनकर आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी हॉलीवुड फिल्म का टाइटल है और हिंदी में इसका मतलब होगा कि बहुत ही ताकतवर सैन्य हमले का अभियान। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे वीडियोस और तस्वीरों के जरिए युद्ध की त्रासदी, उसका विनाश और मानवीय पीड़ा को बिल्कुल छिपा दिया जाता है। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका युद्ध को एक एंटरटेनमेंट कंटेंट की तरह पेश कर रहा हो। वर्ष 2003 में इराक युद्ध के समय अमेरिका एम्बेडेड जर्नलिस्ट का एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया था, जिसमें पहली बार युद्ध के समय अमेरिकी सेना के साथ पत्रकारों को भी वहां रहने की इजाजत दी गई थी और पत्रकारों से कहा गया था कि आप युद्ध के दौरान वहां रहकर इसकी कवरेज कर सकते हैं। इससे अमेरिका को अपने सैन्य अभियान की तस्वीरें और कहानियां सीधे दुनिया भर के टीवी चैनल्स तक पहुंचाने में मदद मिली। और दुनिया के लिए जब गल्फ वॉर हुआ था, वो पहला ऐसा युद्ध था जिसे दुनिया ने लाइव टीवी पर देखा और ये सब अमेरिका की स्ट्रैटेजी थी। इस तरह न्यूज चैनल्स के जरिए अमेरिका ने अपनी सेना की ताकत और अपने हथियारों को पूरी दुनिया में एक शानदार ब्रांडिंग की उनकी और उसकी मार्केटिंग की। अमेरिका की इस इमेज बिल्डिंग में हॉलीवुड की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। हॉलीवुड में अक्सर ऐसी फिल्में बनाई जाती हैं जिनके जरिए अमेरिकी सेना के अलग अलग मिशंस को और वॉर्स को एक महान कार्य के तौर पर दिखाया जाता है। सच्चाई यह है कि अमेरिका ईरान के साथ ये युद्ध सिर्फ हथियारों और मिसाइल से नहीं लड़ रहा,
अमेरिका सोशल मीडिया पर भी एक मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ रहा है और इसके जरिए अमेरिका पूरी दुनिया को 3 संदेश देना चाहता है। पहला, यह युद्ध बहुत जरूरी था, इसके बिना काम चल नहीं सकता था। दूसरा, अमेरिकी सेना अजेय है और शानदार है। और तीसरा, इस युद्ध के जरिए अमेरिका ने पूरी दुनिया को एक बहुत बड़े खतरे से बचाया है और अमेरिका के लोगों को भी उन्होंने खतरे से बचाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद 2 मार्च को कहा था कि ईरान में जरूरत पड़ी तो जमीनी सैनिक भी वहां पर भेजे जा सकते हैं, यानी ईरान की जमीन पर अमेरिका के सैनिक उतर सकते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका इसके लिए कुर्द लड़ाकों का इस्तेमाल कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया यह कह रहा है कि इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में मौजूद कई कुर्द संगठन किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं और सैकड़ों कुर्द लड़ाकों ने इराक सीमा के पास वाले इलाकों से ईरान की सीमा पर जमीनी युद्ध शुरू कर दिया है। एक वीडियो में उत्तरी इराक के एरबिल इलाके में ईरानी कुर्द लड़ाके दिखाई दे रहे हैं और पहले आप ये समझिए कि ये कुर्द कौन है जो आपको यहां दिख रहे हैं और वो इस लड़ाई में इतने अहम क्यों माने जा रहे हैं। तो देखिए, कुर्द वहां का एक बहुत बड़ा समुदाय है जिनकी आबादी दुनिया भर में लगभग 3.5 से 4 करोड़ के बीच मानी जाती है। कुर्द लोगों की आबादी मुख्य रूप से टर्की, इराक, ईरान, सीरिया और कुछ हद तक आर्मेनिया में है और वो इन इलाकों को मिलाकर एक अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं जिसका नाम होगा कुर्दिस्तान। वो चाहते हैं कि दुनिया भर के जितने भी कुर्द लोग हैं उनके लिए कुर्दिस्तान नाम का अलग देश बने। ईरान में कुर्द इलाका जो है, जो वहां के कुर्द हैं, ये इराक की सीमा के आसपास के इलाकों में रहते हैं और ब्रिटिश अखबार द फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA अब कुर्द लड़ाकों से बातचीत कर रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में मौजूद कई कुर्द संगठन किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। यह भी दावा किया गया है कि कुर्द संगठनों ने अमेरिका से सैन्य सहायता और हथियारों की मांग की है, क्योंकि अगर लड़ना है तो उन्हें हथियार चाहिए, तो वो पैसा भी मांगेंगे, सैन्य सहायता भी मांगेंगे और हथियार भी मांगेंगे। और अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि कुर्द लड़ाकों को हथियार देने की खबरों का कोई आधार नहीं है, क्योंकि अमेरिका इन्हें पीछे से जितना भी समर्थन देगा वो औपचारिक रूप से कभी इस बात को मानेगा नहीं। All I would say is none of our objectives are premised on the support or the arming of any particular force. So what other entities may be doing, we're aware of, but our objectives aren't centered on that. आपको थोड़ा पीछे फ्लैशबैक में लेकर जाते हैं। वर्ष 1991 में इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन के खिलाफ अमेरिका ने कुर्दों का साथ दिया था, लेकिन बाद में वो समर्थन कमजोर पड़ गया और कुर्द विद्रोह को कुचल दिया गया। और यही वजह है कि कुर्द नेता अमेरिका से एक राजनीतिक गारंटी मांग रहे हैं, क्योंकि वो अमेरिका पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करते। उन्हें इस बात का डर है कि अगर वो ईरान के खिलाफ खुलकर लड़ाई में उतर गए और बाद में अमेरिका पीछे हट गया तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। पश्चिमी देशों की हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि फूट डालो और राज करो। आपको याद होगा जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, वो भी इसी सिद्धांत पर काम करते थे कि पूरे देश को अलग अलग हिस्सों में बांट दो, उनके बीच में फूट डालो और फिर राज करो। वर्ष 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था, तब भी शिया और सुन्नी मुसलमानों को आपस में उन्होंने लड़ाया था। और जैसा मैंने आपको कहा कि जब ब्रिटिश राज था हमारे देश में, तब उन्होंने भी हमारे साथ यही किया था।